हाय हेलो एवरीवन। आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ। हाय रक्षित। हेलो 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 हेलो। वाओ 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 वाओ, वेरी गुड। बिल्कुल, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार लिख दीजिए, बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है। एम आई ऑडिबल? जी 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 जी, क्या मैं दिख रहा हूँ? यस सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? बस इतना सा बोल दीजिए, यस सर आवाज़ आ रही है। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर, यस सर। जल्दी जल्दी, लव फ्रॉम पुणे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, दिख नहीं रहे? क्या बात कर रहा है? एक बार बोल दो बस, वीडियो आ रहा है और ऑडियो आ रहा है क्या? बस फिर स्टार्ट करेंगे हम। विजय रॉक्स, स्टूडेंट शॉक्स। ओ माय गॉड, गजब। हाय अक्षत, राधे राधे ऋषि, हाय स्तुति, हाय अमोल, हाय भौमिक। देखो भाई, अब मेरे साथ शायद ऑडिबल है। यस, वॉइस कम है, कोई बात नहीं, वॉइस आ जाएगी बेटा। ऑडिबल है? नॉन ऑडिबल नहीं यार, इसे मजाक मत उड़ाओ यार। तुम ये पहली क्लास में मस्ती, हम मस्ती कर रहा हूँ हमारे साथ है? फर्स्ट क्लास है, अभी तो मस्ती कर रहा हूँ हमारे साथ। क्लास इज नॉट यट स्टार्टेड। जय बिहार। वही आ रहा है। चलिए अब देखो, सबसे पहले तो वेलकम टू क्लास 11th। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो वेलकम है क्लास 11th में। आपकी सबकी बहुत सारी क्लासेस चली होंगी। मैं आपका प्यारा विजय सर है, विशाल जोशी बच्चे प्यार से बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर 11th में है वो पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसका नाम है जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री एक तरह से केमिस्ट्री का प्री रिक्विजिट होता है, और उस प्री रिक्विजिट के अंदर सारी की सारी चीजें हम आपको बेसिक से करवाएंगे कंप्लीट, ताकि केमिस्ट्री के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के टॉपिक्स को ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि हमने पूरी केमिस्ट्री से उठा करके इस टॉपिक को डिजाइन किया है आपके लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्या बोला, जल्दी बताओ? ताकि आज आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये जो डिजाइन किया गया है बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके लिए। और ये जो डिजाइन किया गया है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये, ताकि आप हम चेक कर सकें कि आप कि 10th के अंदर अगर कोई बेसिक्स वीक रह गए हैं तो वो 10th भी आपका क्लियर हो जाए। जिसमें पहला आपको ये वाला डीपीपी मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा। क्या वाला, जल्दी बताओ? मैंने ये वाला डीपीपी मैं अपलोड भी कर दूंगा, इसको आप घर पे वापस से सॉल्व भी करना। हाँ या ना? सिंगेज 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 लेंगे बेटा, सिंगेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। अब देखो आप ध्यान से, अब ये डीपीपी हमें सॉल्व करनी है। अब आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है इसका। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? देखो इधर, पहला इस सवाल को करना है आपको कि यूज्ड एज अ प्रोमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस। यूज्ड एज अ प्रोमोटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। आपको इस पूरे अक्रॉस में भरना है इसको। ठीक है, तो यूज्ड एज अ प्रोमोटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, बताओ जल्दी से कौन होता है प्रोमोटर हेबर्स प्रोसेस के अंदर? इमीडिएटली यस मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी जल्दी। डीपीपी अपलोड रहेगी आपके ऐप पर, है ना? अब अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बुक्स भी बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई करो। वॉइस तेज कर दो थोड़ी अगर हो तो। वाओ, मोलिब्डेनम, यस सर। तो देखिए यहां पर इस सवाल की बात करें तो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन जो होता है उसमें ये कैटलिस्ट होता है Fe, और मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर, जिससे कि बनती है अमोनिया गैस। दिस इज कॉल्ड, बोलो, दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में चेंज कर देता, प्रोमोटर की जगह बोलता कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट कौन सा बोल देते बताओ? कैटलिस्ट आप Fe बोल देते। ठीक है, कैटलिस्ट आप क्या बोल देते? बोलो, कैटलिस्ट आप Fe बोल देते। दूसरा सवाल, प्रोमोटर क्या करता है सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर? प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देना। प्रोमोटर का काम क्या है बताओ? बोलो, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देना। प्रोमोटर का काम क्या है बताओ? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। क्लियर? तो ये पहला सवाल अगर आज के बाद आप पूछा जाए तो ये आपका बेसिक क्लियर हो गया भाई। अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कुछ हो, 10th की चाहे आप वीक हो आपकी केमिस्ट्री, तो भी अब आपको आने वाली केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े।
आगे हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो अब नाउ डेज हमने कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, Al2O3 और K2O को यूज किया जाता है। दोबारा बोलो, नाउ डेज जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? K2O, Al2O3 और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल अगला। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायर एंड वाटर पाइप्स एंड ऑल्सो अलॉय विद टिन और जिंक टू फॉर्म सम इंपॉर्टेंट अलॉयज। जल्दी बताओ भाई साहब, ये वाला बताओ, सेकंड वाला। यूज द प्रिपरेशन ऑफ वायर्स एंड वाटर पाइप्स एंड ऑल्सो अलॉयड विद टिन एंड जिंक टू फॉर्म सम इंपॉर्टेंट अलॉय। बताओ कौन सा ऐसा है जो प्रॉपर बनाने के काम आता है? जल्दी बताओ। यस सत्यम, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड। जी जी जी, आएंगे 9 बजे आएंगे। ठीक है, यस सर, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हाँ कॉपर, तो इसका आंसर आएगा कॉपर। क्यों? कॉपर ही होता है जो अलॉय फॉर्मेशन में भी काम आता है, और कॉपर जो होता है वो, ध्यान से देखना, ये कॉपर है, ये अलॉय फॉर्मेशन में भी काम आएगा, पाइप में भी काम आएगा, वायर में भी काम आएगा, और ये टिन के साथ, अगर आपको पता हो कॉपर टिन के साथ और कॉपर जिंक के साथ तो बहुत फेमस अलॉय बनाता है। किसी को बताया नाम? जल्दी बताओ। हाँ, तो कॉपर टिन के साथ जो अलॉय बनाएगा वो क्या बनाएगा? जल्दी बताओ। कॉपर टिन अलॉय जो होती है उसका नाम बोलो। देखो, एक का नाम होता है ब्रास, एक का नाम होता है ब्रॉन्ज। दोबारा से बोले, एक का नाम होता है ब्रास, एक का नाम होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रास और ब्रॉन्ज में एक खास बात बताता हूं, ये ब्रॉन्ज होती है और ये ब्रास होती है, यानी कि जहां जेड है वहां जेड नहीं आएगा। याद कर लेना इसको कि जहां जेड है वहां जेड नहीं आएगा, और जहां एस है वहां एस नहीं आएगा। तो अपोजिट आते हैं दोनों, जेड वाला उसके पास चला जाएगा, एस वाला इसके पास चला जाएगा। तो जहां पर जिंक होगा वहां पर नाम क्या आएगा? ब्रास। जहां टिन होगा वहां नाम क्या आएगा? ब्रॉन्ज। वाह यार, क्या की पॉइंट है। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। चलिए दोस्तों, अगला सवाल करेंगे हम, फिफ्थ। इट्स ऑक्साइड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सिंदूर। ओ माय गॉड, सिंदूर समझते हैं आप? सिंदूर, मेकिंग ऑफ सिंदूर एंड एंटी नोकिंग एजेंट्स। जल्दी बताओ फटाफट से, फिफ्थ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, एंटी नोकिंग एजेंट की बात चल रही है मेरे दोस्त, बताओ। एंटी नोकिंग, एंटी नॉकिंग कौन होता है? बेसिक ठीक नहीं है, बेसिक तो ठीक हो जाएंगे, बेसिक तो हम कराने के लिए तो बैठे हैं। देखो, लेड होता है, लेड। लेड एक ऐसा है कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, जिसका एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम है आपका Pb3O। ठीक है, रेड लेड, इस रेड लेड को ही सिंदूर कहा जाता है। Pb3O4 होता है रेड लेड, और इसी रेड लेड को क्या कहा जाता है? सिंदूर। रेड लेड को क्या कहा जाता है? सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, रेड लेड को क्या कहा जाता है? सिंदूर। क्लियर? तो जो रेड लेड है वही आपका क्या होगा? सिंदूर। तो लेड का ऑक्साइड होगा Pb3O4। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट में भी यूज होता है ये। लेड एंटी नॉकिंग एजेंट में भी यूज होता है। टेट्रा इथाइल लेड, कौन सा कंपाउंड होता है वो? बोलो। टेट्रा इथाइल लेड, जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? देखो, देखो आप समझ नहीं रहे, आप लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा, ये सिर्फ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो सिर्फ बेसिक्स हैं। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये 11th नहीं है, ये है 10th। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो भी बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, वो पहले समझो बेसिक्स क्या होता है। बेसिक वो होता है जो आपको 10th में पता होना चाहिए था, आप समझना ही नहीं चाह रहे। तो पहले तो ये समझे आप कि बेसिक्स क्या होता है जो 10th में पता होना चाहिए था। तो आपको नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब ये पता होना चाहिए। अब ये सुनो, इसको दिमाग में बिठा लो बस। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, कृष्णा, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सब समझ में आएगा। अभी आपने याद किया कि भाई कॉपर ऐसा होता है एलिमेंट जिसका यूज किया जाता है वायर बनाने में, है ना। कॉपर ऐसा हो गया जिसकी अलॉय बनती है ना। दो, तीसरा आपको याद होगा कि हेबर प्रोसेस एक होता है जिसमें अमोनिया बनती है, उसमें आयरन होता है कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम होता है प्रमोटर, है ना हर्षित। ऐसे समझना है, ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या लिखा बताओ? ठीक है, अब आप बताओ, ये याद होने चाहिए थे 10th में। जिनको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझो कि उनका 10th कितना खराब किया आप लोगों ने, और एक टीचर आपकी वो हेल्प कर रहा है तो आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट चालू कर देते हाई फाई से, और फिर आपका सब उड़ जाता है। ऐसा चाहते हो तो बच्चों की नुकसान क्या होता है? बच्चे नहीं कहते 11 तो बैकलॉग है, 11 समझ में नहीं आया,
11th बर्बाद हो गया। इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको ये स्टेटमेंट देना पड़े। हेबर प्रोसेस हर्ष वो होता है जिसमें अमोनिया बनती है, दैट्स इट। ये लिखा हुआ हेबर प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है समझना। पहले के जमाने में क्या पेट्रोल डालते थे तो आवाज करता था इंजन ऐसे खड़ 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 खड़, जैसे आज भी है ना जीप होती पुराने, अगर 10 साल पुरानी जीप और उसको गियर डालो या रोडवेज की बस हो तो खड़ 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 करती है, तो उससे इंजन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता था। उसको रोकने के लिए क्या जाता था? टेट्रा इथाइल लेड। तो टेट्रा इथाइल लेड इस एंटी नॉकिंग, मतलब इस नॉकिंग को रोक देता था। नॉकिंग मतलब क्या होता है? ये दिस इज कॉल्ड नॉकिंग, इसको रोक देता है। तो जो कंपाउंड इस नॉकिंग को रोक देता है पेट्रोल और डीजल में, उसे कहा जाता है एंटी नॉकिंग। धीमानी धीमाही, समझ में आया बेटा? जो नॉकिंग को रोक देगा वो एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। नॉकिंग मतलब ऐसे 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 खट 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 करना। 10th सीबीएसई में था बेटा, आपने नहीं पढ़ा होगा साहिल, है ना। यस, अब देखो दोबारा से चलते हैं। अब मान लो ये सवाल वापस आ गया एग्जाम में, आईआईटी में, ऐसे समझना, दिस इज कॉल्ड आईआईटी। अब ये आ गया आईआईटी के अंदर। चलो अब आपसे पूछा कि बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, बोलो। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट बोलो। तो पहला क्वेश्चन पूछता है यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो आप क्या बोलते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप बोल देते फटाफट कि भैया इसके अंदर जो है वो आयरन यूज होता है। कौन यूज होता है? आयरन। कौन यूज होता है? हाँ, आयरन। ठीक है, और हेबर प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आयरन यूज होता है, और इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? अमोनिया प्लस H2, और ये आपका Fe, ये मोलिब्डेनम, ये अमोनिया बन गया। देखो कितना आसान हुआ। ये Fe क्या होता है? कैटलिस्ट। ये क्या होता है? प्रमोटर। ठीक है, ये क्या होता है? अमोनिया। तो हेबर प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बना? अमोनिया। उसमें कैटलिस्ट कौन था? Fe। ये कौन था? मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड हेबर। ये पता होना चाहिए था, ये वापस आएगा। अगला सवाल था यूज्ड प्रिपरेशन ऑफ वायर। तो आपको याद होना चाहिए था वायर और पाइप्स जो होते हैं उसके लिए कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपर जो होता है वो टिन और जिंक के साथ दो अलॉय बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कॉपर जब टिन के साथ बनाए, कॉपर प्लस जिंक के साथ बनाए, तो कॉपर जब टिन के साथ बनाता है तो इसका नाम है ब्रॉन्ज। कौन सी अलॉय बनाई है इसने? ब्रॉन्ज। और जिंक के साथ जो बना रहा है वो कौन सी बना रहा है? ब्रास। कौन सी बना रहा है? ब्रास। ठीक है, क्लियर। ये क्या हुआ भाई, कहां गया? ई का हो गया बे। तो यहां दिख रहा है। अब देखो इधर, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि यार ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूजन हो तो जहां जिंक है वहां जिंक नहीं आ रहा। देखो जहां जिंक है वहां जिंक नहीं आ रहा, जिंक उसके अपोजिट में जा रहा है, जेड है। जहां एस है वहां एस वाला नहीं आ रहा बल्कि उसके अपोजिट में जा रहा है। तो वैसे भी याद हो जाएगा, ब्रास, कॉपर प्लस ब्रास, एस है तो जिंक वाला जेड। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की स्पेलिंग में जेड आ रहा है यानी कि स्टिन आएगा। तो याद हो गया ये। मॉलिब्डेनम, एमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अभिलेख मॉलिब्डेनम। ठीक है, चलिए अब तीसरे पे पहुंच गए अपन। पांचवा, लेड का ऑक्साइड बताना था। तो मैंने आपको बताया कि भैया लेड का जो ऑक्साइड होता है वो Pb3O4 होता है। इसका नाम होता है रेड लेड। ठीक है, ये सिंदूर होता है। तो क्वेश्चन में हिंट दिया उसने कि ऐसा जो यूज होता है मेकिंग ऑफ सिंदूर, तो उसका ऑक्साइड ये रहा, रेड लेड। दूसरा उसने बोला एंटी नॉकिंग एजेंट, तो मैंने उसे एंटी नॉकिंग एजेंट का फॉर्मूला लिखा था, टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम होता है इसका बताओ? टेट्रा इथाइल लेड। तो ये टेट्रा इथाइल लेड हो गया, है ना। तो टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम क्या है? मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। ठीक है राग, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर। तो ये एंटी नॉकिंग होता है। एंटी नॉकिंग क्या काम करता है बताओ? पेट्रोल और डीजल के अंदर जो खड़ 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 आती है इंजन के साथ, उसको रोकता है। क्या बोला जल्दी बताओ? खड़ 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 इंजन के साथ आती है, उसको रोकता है, इसलिए इसका नाम एंटी नॉकिंग है। अगला करके बताओ अक्रॉस। अब बताओ ये वाला पॉइंट फटाफट। सब्सटेंस यूज टू मेक
इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, जल्दी बोलो। हाँ, एलिमेंट होता है मोलिब्डेनम, ठीक है। क्रोमियम के नीचे आता है, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो क्रोमियम के नीचे, ठीक है। लेड की वैलेंसी 4 तक होती है। हाँ, जल्दी बताओ। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को बढ़ाता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, आगे ले जाता है। और प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाता है। वो क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसका नाम होता है माइका, ठीक है। सब्सटेंस ऐसा जो यूज करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, तो ऐसा होता है माइका। माइका समझते हो आप? माइका होती है ऐसी चमक, कभी देखा आपने जब क्राफ्ट बनाते हैं तो उस क्राफ्ट में चमक चमक आती है, वाइट वाइट कलर की जो चमकती है, वैसी शीट होती है ये माइका की। वो माइका की शीट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, वो करंट को इधर उधर नहीं जाने देती, ठीक है। प्लास्टिक पिघल जाती है बेटा हाई टेम्परेचर पे, इसलिए माइका ऐसा आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो माइका को हम यूज करते हैं, प्लास्टिक को नहीं, पिघल जाएगी वो। एंशियंट इजिप्शियन मेड ब्लैक आई मेकअप विद दिस एलिमेंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे वो एंशियंट इजिप्शियन जो है वो बनाते थे? मम्मी रिटर्न्स पिक्चर देखी? यहां पर ऐसे काला काला लगा लेते हैं वो यूं, हाँ हिंदी में अब्रक कहते हैं उसको दीपिका, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, अगला देखो, तो एंशियंट इजिप्शियन किसका करते थे? एंशियंट इजिप्शियन जो है वो किसको लगाते थे? बोलो, बिस्मिथ। किसका लगाते थे? बिस्मिथ का। हाँ, ये वाला बिस्मिथ, पक्का? हाँ, 10th में है ये, स्टेट बोर्ड में, बिस्मिथ, ठीक है। अगला याद करो 11th, अ पेल येलो सब्सटेंस मटेरियल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइजेशन का मतलब समझते हो? वल्केनाइजेशन शो हो रहा है बेटा, रजत शो हो रहा है, और यू आर सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड, यू आर हियर, आई प्रिविलेज्ड, वेरी गुड, अमेजिंग, थैंक यू। हाँ, अब इधर देखो रजत, तो यहां पर अगला सवाल पूछा है उसने, पेल येलो, ठीक है। अब देखो, ये रबड़ जो होता है ना ऐसा होता है, इसलिए पिचकाते हैं तो पिचक जाता है। रबड़ थोड़ा सॉफ्ट होता है हम जब से इरेज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपको पता है क्या होता है? जब हम उसमें रबड़ में सल्फर डाल के उसे बॉईल करते हैं, क्या डाल के? सल्फर डाल करके बॉईल करेंगे, तो बॉईल करने पर, जल्दी बोलो, बॉईल करने पर सल्फर जो है वो इसके बीच में बैठ जाएगा और हार्ड हो जाता है वो सल्फर, ये सॉरी ये रबड़, ये यहां आ जाएगा ऐसे सल्फर, तो अब इसको आप प्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे अपन जो गाड़ी का टायर होता है, गाड़ी का टायर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है? हार्ड होता है ना, पिचकता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते? एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोटा के हिसाब से आपको उस तरह का पढ़ाएं जिस तरह का बिल्कुल कोटा के अंदर एकदम ए स्टार का बच्चा पढ़ता है, एकदम फर्स्ट AIR 1, ठीक है। लाइक चित्रांग मुर्दिया, उसको चित्रांग मुर्दिया जो 2014 में फर्स्ट रैंक आया था ना, उसको यहां से पढ़ाया था, उसके लिए ये डिजाइन किया था इतना सब कुछ। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको AIR 1 जैसा पढ़ा रहे हैं और आपको AIR 1 जैसा बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं? किताब कौन सी, ये कर दो, वो कर दो। बेटा आप मेरी बात सुनने आए हैं, आपको मेरी बातें समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी प्लीज, और मेरी बात सुन के समझ के ही आगे बढ़ना है। अगर आप अपने दिमाग से चलोगे तो फिर तो आपका दिमाग जितना उतना ही रह जाओगे। आपको प्योर कोटा का मटेरियल चाहिए, एकदम AIR 1 का, जो पूरे कोटा के अंदर जितने टॉपर पढ़ रहे हैं, जितने स्टार बैच पढ़ रहे हैं, जितने स्टार के अंदर फर्स्ट रैंकर पढ़ रहे हैं, वो सब यहीं से करते हैं 11th शुरू। आप सर्च करो, और ये बेसिक्स आने चाहिए। जिस दिन तुम और वो दोनों आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करोगे, डिस्कशन करोगे, तो आपको वो का वो है। कुणाल, कुणाल बेटा, आपको जो भी डाउट्स है आराम से पूछो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहां मिल रही है कुणाल, आप समझ रहे मेरी बात? तो आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी बात सुन करके सिर्फ वो चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अगर आप वो सारी चीजें दिमाग में बिठा लोगे तो आपको अगली क्लास में मजा आ जाएगा। अगली क्लास में आप मुझसे क्या बोलोगे पता है? चक द फट नव दे गिल्ली सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली, सीधा IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस। हल्के में मत लेना, छोटी बड़ी बात नहीं करता हूं मैं, ठीक है। बस आपसे पढ़ के IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस चला जाऊंगा, इतना सा फर्क है, बाकी तो मैं दिल्ली तो नहीं ले आऊंगा, ऐसा फीलिंग आना चाहिए आज के लेक्चर के बाद।
आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल एनर्जेटिक बैठो, क्योंकि हमारा तो टैग लाइन है, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। क्या बोला मैंने, बताओ? और जितने भी आपके छोटे छोटे डाउट है ना, ये सब निपट जाएंगे 2 साल में, क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे, इतना बेसिक से पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, कि कभी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन आपको विश्वास तो करना पड़ेगा ना, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, आपका हमारा 2 साल का रिलेशन है, एक दिन का तो है नहीं। आप सोचो कि आज के लेक्चर से आप इतना पढ़ा दो कि मैं फर्स्ट रैंक ले आऊं आईआईटी के अंदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। अपने को 2 साल पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 साल आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, 2 साल आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? तो वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे सॉफ्ट रबड़ क्या हो जाता है, हार्ड, और इसमें क्या ऐड किया जाता है, सल्फर। तो आपको नाम क्या लिखना पड़ेगा, सल्फर। क्या नाम लिखना पड़ेगा, सल्फर। अगले पे आओ, ये वाला, प्योर कॉमन सॉल्ट इज नॉट बट सॉल्ट विद द impurities of MgCl2 is, जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी 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 जल्दी, यस, फटाफट, जल्दी, यस सर। देखो अब इधर, तो इसका जो नाम आएगा, प्योर सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, ठीक है? NaCl जो होता है वो अगर प्योर हो तो वो कभी भी क्या नहीं होता, वो आपके एटमॉस्फेयर से पानी को नहीं खींचता। दोबारा से बोलना, जल्दी बोलो। एटमॉस्फेयर से पानी नहीं खींचता, लेकिन अगर उसमें MgCl2 की इंप्योरिटी आ जाए, अगर उसमें क्या आ जाए, MgCl2 की इंप्योरिटी, तो वो पानी को खींच लेगा। और पानी को जो खींच लेता है तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? उसे कहा जाता है डिलिक्वेसेंट। क्या कहा जाता है, डिलिक्वेसेंट। तो डिलिक्वेसेंट क्या होता है बताओ? डिलिक्वेसेंट वो कंपाउंड होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। डिलिक्वेसेंट क्या होता है, जल्दी बताओ? जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे वो डिलिक्वेसेंट कहलाएंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ? जो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डिलिक्वेसेंट। और डिलिक्वेसेंट जो होता है उसमें कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? डिलिक्वेसेंट मतलब डिसॉल्व। जल्दी बोलो। हाँ, अगला बताओ, ये वाला 15, क्विक लाइम CaO व्हेन कैप्ट इन वाटर ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्विक लाइम को रख दें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्विक लाइम व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्विक लाइम जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, जल्दी बोलो? हाँ, कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, हाँ, हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक। अब डेल इक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में डिफरेंस समझना। डेल इक्वेसेंट में जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो डी से डी मिलाओ, डेल इक्वेसेंट में डिसॉल्व हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक जो है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। दोबारा से सुन लो, डेल इक्वेसेंट में जब एब्जॉर्ब करेगा पानी को तो कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए नमक चिपचिपा हो जाता है बारिश के मौसम में। ऐसे हम नमक लेते हैं आराम से आ जाता है गड़गड़ गड़गड़ खूब सारा गर्मियों में। सर्दी के अंदर क्या होता है, इससे डालते रहो कुछ भी नहीं होता, चिपक जाता है, वो एकदम गीला गीला हो जाता है। तो क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर। तो डेल इक्वेसेंट उसे कहा जाता है जो डिसॉल्व। तो आज आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो, बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल इक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक, प्लीज टेल मी। वो नहीं बता पाएगा आप, फिर बोला ये बीजे सर से पढ़े हैं, समझे? हाँ, मत पढ़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझे? हाँ, सिंपल डायलॉग मार देना खड़ाक से। तो डी लिक्वेसेंट क्या होता है और हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछ कर आना, आज निपटा देना स्कूल में सबको। दोबारा से सुन लो, कहीं ऐसा नहीं तुम नहीं पढ़ जाओ, याद ही नहीं हो तो पहले सुन तो लो, देखो ध्यान से। डी लिक्वेसेंट वो होगा जिसमें सब्सटेंस क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, डी से डी मिलाओ, आंसर पाओ। हाइग्रोस्कोपिक भी एब्जॉर्ब करेगा लेकिन डिजोल्व नहीं होगा। दोबारा बोलो, डिजोल्व नहीं होगा। हाँ, मत पढ़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आगे बढ़ते हैं, अगला 17वां, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज मेटल्स आर यूज टू फॉर्म वायर। बताना जरा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसकी वजह से वो वायर में इस्तेमाल किए जाते हैं, बोलो, सोचो। हम्म,
जल्दी लिख दिया। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? वायर की डक्टाइल, हाँ डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो डक्टाइल नेचर की वजह से ऐसा होगा। अगला करो। ओहो, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉफ्ट, कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स। दूसरा बताओ, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जल्दी बोलो। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन की स्टडी जिस केमिस्ट्री में करेंगे उसका नाम ऑर्गेनिक ही तो होगा मेरे दोस्त। दोबारा बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन की जिसमें स्टडी करेंगे उसका नाम क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अलॉन्ग विद द क्रोमियम, दिस मेटल इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द अलॉय ऑफ नाइक्रोम। देखो नाइक्रोम एक अलॉय है जिसके अंदर निकल प्लस क्रोमियम होता है, तो कौन सा नाम आएगा इसमें? निकल। कौन सा नाम आएगा? निकल। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निकल। अगला आएगा मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओ माय गॉड, ब्लड में तो एक ही मेटल होती है इंपॉर्टेंट, आयरन। खून के अंदर, खून की एक एक बूंद से लोहा गिरेगा बे, ठीक है। क्या बोला मैंने? खून की एक एक बूंद से लोहा गिर जाएगा, खून की एक एक बूंद से आयरन। क्या बोला, जल्दी बताओ। खून की एक एक बूंद से आयरन गिरेगा, आयरन। अच्छा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले इसमें तो क्या बताओगे? बोलो। तो भाई आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो जल्दी बोलो। यस सर, Fe+2। यस सर, Fe+2। Fe+2 होगा उसके अंदर। क्या होगा? Fe+2। यस, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 आएगा। अगला देखो, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज्ड इन थर्मोमीटर। बाप रे, ये तो पहले से ही पता है। Hg, मरकरी। क्या आएगा? मरकरी। हाँ क्या आएगा बताओ? मरकरी। अगला, द मोस्ट ब्यूटीफुल जैम डायमंड। भाई एक ही बात है, कौन ऐसा है जिससे डायमंड बनाया जाता है? कार्बन। क्या बोला, जल्दी बताओ। कार्बन। कैसे बनाया जाता है? कार्बन, ठीक है। अगला बताओ, इट्स यूज्ड टू लो मेल्टिंग प्लग फॉर द ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर। एक मिनट रुको। इसका आंसर सही करना है, एक मिनट रुको। इसका आंसर बिस्मित नहीं था यार, एंटीमनी था। इसको सही करना। नाइन्थ, नाइन्थ का क्या लिखोगे? एंटीमनी। ये जो आंखों के अंदर लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं? एंटीमनी। हाँ, क्या कहते हैं इसको? एंटीमनी, एंटीमनी। हाँ, और जो फायर स्प्रिंकलर में होता है वो होता है बिस्मिथ। फायर स्प्रिंकलर में आएगा वो क्या होगा? कहां गया? ये रहा। आपने देखा है कहीं बड़ी बड़ी जो मल्टीज होती हैं उसके अंदर ऐसे पाइप लगे होते हैं और पाइप पर ऐसे ऐसे कुछ रेड रेड कलर का होता है। तो अगर कभी आग लगती है ना, तो आग लगने पर क्या है, वो पिघल जाता है और पिघलते पानी नीचे गिरने लग जाता है। तो वो किसका लगा होता है? बिस्मिथ का। किसका लगा होता है? बिस्मिथ, ठीक है। तो यहां आएगा बिस्मिथ। क्लियर? उसका आंसर क्या आएगा? एंटीमनी। बताओ, आंखों के आगे जो लगाते थे इजिप्शियन ब्लैक करने के लिए आईज को, वो क्या करते थे बताओ, जल्दी बोलो। वो क्या लगाते थे? एंटीमनी। क्या लगाते थे? एंटीमनी। Fe का आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है क्षितिज, +3 मायोग्लोबिन में होता है। जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो पता चलेगा। बायोलॉजी में आपको पढ़ाया होगा क्षितिज कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 मायोग्लोबिन में होता है। हमारे ब्लड में जो खून होता है वो हीमोग्लोबिन है, वो +2 होता है। वो क्या होता है? जल्दी बोलो। क्लियर?
अरे नोट्स अभी कहाँ बनाने हैं, अभी नोट्स नहीं बनाने, डोंट यू वरी, अभी जस्ट इन्फॉर्मेटरी क्लास है, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन क्लास, दिस इज कॉल्ड भौमिक ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें मैं देखना चाह रहा हूं कि ये सब आपको पता है कि नहीं पता, आप इसको ना समझे, कोई नोट्स नहीं बनाने, अभी सिर्फ सुनना है। ये डीपीपी अपलोड हो जाएगी, इसके आंसर भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, डीपीपी अपलोड होगी, आंसर अपलोड होंगे, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ या ना, क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। डीपीपी अपलोड हो जाएगी, हाँ, ये सारे के सारे इसके आंसर अपलोड हो जाएंगे, इसके अंदर अगर कोई भी इशू है आपको तो सब कुछ मिलेगा, आपको इसे सॉल्व करना है बस दोबारा। अगर आपको मान लो कोई वर्ड है, उसके वर्ड का नाम, स्पेलिंग, ठीक है, आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सब मिल जाएगी इसके साथ, अभी 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 जस्ट अपलोड कर देंगे हम, ठीक है, मोनामी अपलोड कर देंगे हम आपके पास, आपको मिल जाएगा मोनामी, आपको मिल जाएगा मोनामी, मोनामी, ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। अरे अ सॉफ्ट वैल्यूबल है, मेटल है, इट्स प्योरिटी इज मेजर्ड बाय कैरेट, ओ माय गॉड, गाजर के तौर पे किसको लेते हैं, गोल्ड को, अगर आपको पता हो तो गोल्ड की प्योरिटी को किसमें बताओ जल्दी, हाँ, +2, जल्दी बोलो, गोल्ड जो होता है, गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में निकाली जाती है, हाँ, क्लियर, आगे देखो, अगला, इट इज प्रेजेंट विद द लेड इन सोल्डर, ओ माय गॉड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज प्रेजेंट विद लेड इन सोल्डर, जल्दी बताओ, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। जी, जल्दी जल्दी जल्दी, प्रेजेंट इन सोल्डर, टिन 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 बोल रहा है कुछ बच्चा क्या बोल रहा है, टिन टिन टिन, नहीं टिन नहीं, बोलो, हाँ वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया टिन, यस सर, टिन आएगा इसका आंसर, यस वेरी गुड। अगला देखो, सोल्डर, लेड और टिन होती है। अगला आएगा एलम, एलम का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इट्स प्रेजेंट विद, सॉरी, एलम यानी फिटकरी ऑन गेटिंग एक्सपोज्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड बाय लूजिंग वाटर ऑफ हाइड्रेशन, दिस प्रॉपर्टी बताओ, बहुत अच्छा नाम है इसका, जल्दी, वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा, अविशा ने, ई फ्लोरेसेंस, यस सर, क्या नाम है उसका, ई फ्लोरेसेंस, यस यस यस, पोटाश एलम, दिस इज कॉल्ड पोटाश, सोल्डर एक अलॉय है, दिव्य, दिव्य, सोल्डर एक अलॉय है, हाँ, सोल्डर क्या है, एक अलॉय, सोल्डर क्या है, अलॉय, अलॉय, सोल्डर क्या है, अलॉय, क्या कहेंगे इसको, ई फ्लोरेसेंस, क्या कहेंगे, ई फ्लोरेसेंस, क्लियर, या ये रहा ई फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो ई फ्लोरेसेंस हो जाएगा ये, तो एलम जब होगा, एक्सपोजर गेट्स कन्वर्टेड टू पाउडर बाय द लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, अच्छा मुझे बताओ ये ई फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, हाँ बोलो, ई फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, बोलो, जब कोई भी कंपाउंड रख दो, रखने पर ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाए, ये देखो ये पानी बाहर निकलने लग जाता है एलम में, अगर आप रख दो तो एलम में से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, तो वो पानी, वो जो सॉलिड था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उसको कहते हैं ई फ्लोरेसेंस, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, ई फ्लोरेसेंस। आगे बढ़े,
ये नहीं पढ़ा आज तक तो आप पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए तो ये सब पता होना चाहिए ना, तभी तो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं पहले, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर। अगला है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द ज्वेलरी, दिस मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक ही ऐसा एलिमेंट है जो हीट और उसका अच्छा कंडक्टर है, और वो है कौन? सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। दोबारा बोलो, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा एक और बात है, सिल्वर अगर अच्छा कंडक्टर है तो इसका यूज क्यों नहीं करते? हम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर वायर यूज करते हैं। तो कॉपर वायर इसलिए यूज करते हैं कि सिल्वर महंगा होता है। पता लगा तोड़ ताड़ के ले गए सब लोग। क्या करके ले गए? तोड़ ताड़ के। अगला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है डिस्कवर्ड बाय मैडम कुरी। बताओ मैडम कुरी ने कौन सा किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था, बोलो, रेडियम। किसने किया था? रेडियम। किससे? रेडियम। अगला बताओ, विच प्रीशियस मेटल यूज टू ड्रग एंटी, एक ये प्लेटिनम का यूज किया जाता है। हाँ प्लेटिनम का यूज किया जाता है, कंपाउंड होता है उसके अंदर, ठीक है, और वेरी एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। तो विच प्रीशियस मेटल इज यूज्ड एज अ ड्रग इन कीमोथेरेपी, कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे बताओ? कीमोथेरेपी में कौन सा करेंगे? प्लेटिनम। कीमोथेरेपी में कौन सा करेंगे? प्लेटिनम। अगला, एलिमेंट विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओ माय गॉड, कौन सा एलिमेंट है बताओ जो यूज कर रहे हो आप? जल्दी बताओ। कौन सा है? बचपन से एक ही पढ़ा है मैंने तो। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम यूज किया जाएगा। नेम ऑफ एन एलिमेंट सेंट जॉन सिलिकॉन वैली। भाई साहब सबका सपना यहीं पर तो जाने का है। दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में ही जाने का सबका हाँ सपना है, तो नाम क्या आएगा? सिलिकॉन, ठीक है। तो ये आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन वैली जिसके नाम पर है, ठीक है। अरे खत्म, ओ माय गॉड, कंप्लीट। सिलिकॉन, यस। शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? यू। सिलिकॉन वैली वहां है जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी की सारी जो है वो बनी हुई है कंपनियां, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सपना होता है जैसे। इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन है पता है आपको? बैंगलोर। आईटी हब जो होता है बेंगलुरु, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सारी कंपनियां लाइन से, जैसे कोटा में देखते हो ना आप, ये इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट बगल में, वैसे है वो। हाँ ठीक है, तो आई होप अब आप सब कर लोगे एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है, ये जो कंपाउंड था मैं इसकी डिटेल बताऊंगी थोड़ी। सिस प्लेटिन नाम होता है जिस कंपाउंड में जो होता है ये जो प्लेटिनम था ना, इसका जो कम अरे इसका जो कंपाउंड होता है, ये क्या हो रहा है, इसका नाम होता है सिस प्लेटिन। जो कंपाउंड है वो भी बना देता हूं मैं आपके लिए। जो कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है वो कंपाउंड ये है, ये होता है प्लेटिनम उसके अंदर ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस्प्लेटिन। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले कोई चैप्टर नहीं चल रहा था, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, भाई मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आज आपको 0 0 डीपीपी कराया। 0 0 डीपीपी का मतलब क्या होता है? 10th क्लास पर बेस्ड। ये हमेशा कोटा के अंदर एक रूल होता है कि आपका बेसिक्स क्लियर कराना चाहिए। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि यार बेसिक्स से नहीं पढ़ाएंगे, एचओडीज हैं, बड़े टीचर हैं, टॉपर पढ़ाते हैं, तो हाई फाई तरीके से पढ़ाएंगे। नहीं, हम आपको बेसिक से
पूरा तैयार करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं 11th क्लास की, तो सबसे पहले आपको एक तो थ्योरी की नोट करते जाना भाई, थ्योरी कॉपी बनानी है एक इनऑर्गेनिक की, एक आपको जो है वो डीपीपी प्लस शीट की कॉपी बनानी है। ठीक है, किसकी? डीपीपी प्लस शीट की कॉपी बनानी है। और एक आप मेरी तरफ से और बनाएंगे टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी। क्या बनाएंगे? टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी। तो एक आप टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी जरूर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर समझ रहे बात को? टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी आपको जरूर बनानी है। ठीक है, ये जो आपकी डीपीपी और ये होमवर्क कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी नोट्स कॉपी हो जाएगी जिसमें आप मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ोगे। यहां तक क्लियर है? कम से कम 100-200 पेज की, 100-100 पेज की तो आपको एक कॉपी बनानी है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है वो रोज डेली आपको अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो लगभग आपको जो है वो अपनी कोचिंग के अलावा, क्या बोला मैंने? कोचिंग के साथ साथ लगभग आपको जो है वो 6 आवर्स पढ़ने की आदत डालनी है। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। तो टोटल कोचिंग प्लस 6 आवर आपको हमेशा अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करने हैं अगर आप आईआईटी में अच्छी रैंक लाना चाहते हो। ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एक बुक खरीदनी है, ज्यादा नहीं खरीदनी, वो है सिंगेज पब्लिकेशन। ये बार बार पता नहीं क्यों बुक पूछते हैं, अभी जब टीचर पढ़ा रहा है तो अभी तो बुक की जरूरत है कहाँ आपको। ठीक है, लेकिन जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, विशाल जोशी सर, यानी मेरी किताब ही है ये, सिंगेज की है। जिन बच्चों को पता होगा उनको पता, जिनको नहीं पता उनको ये लेनी है। ये प्रैक्टिस के लिए होगी, इसमें होमवर्क मिलेगा आपको। वैसे जिसको जरूरत नहीं है वो ना लें, लेकिन जिसको चाहिए कि मैं तो बहुत प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस में विशाल जोशी सर की ही किताब है, विजय सर का नाम है, मेरा नाम विशाल जोशी है, बच्चे प्यार से विजय सर कहते हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 22 साल है। ठीक है, ठीक। इस दौरान मैंने कई सारे बच्चों को मेंटर किया है, जिसमें मेनली जो है वो आपका AIR 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और बहुत सारे। केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, क्षितिज गर्ग, सिल्वर मेडलिस्ट शार्विक मित्तल, ठीक है, आयुष कदम, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुशल बाबेल को भी मेंटर किया है। ठीक है, इसके अलावा खूब सारे, जितने भी आज की तारीख में आप देख सकते हो आईटी के अंदर जो पढ़ रहे होंगे, मैनी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड ऑफ आईटीएंस पढ़ रहे हैं आज पढ़ाए हुए। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक। अब जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला, मैंने आपको बताया अभी कि DPP 00 के बाद हमारा टॉपिक आएगा एक जनरल केमिस्ट्री का। ये बहुत जरूरी है। ये मैंने, कोई आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर चैप्टर नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये बनाया है मैंने ताकि आपको केमिस्ट्री समझ में आए, ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी होगी यहां पर। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन होगी। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा एनसीईआरटी का। तो थ्योरी बुक आपके लिए एनसीईआरटी रहेगी, इसलिए मैंने प्रॉब्लम बुक का ही नाम बताया है सिर्फ। क्या बोला जल्दी बताओ? थ्योरी बुक जो होगी वो हमारी एनसीईआरटी होगी, प्रॉब्लम बुक इसलिए मैंने सिंगेज पब्लिकेशन का बताया है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी होगी। उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक चालू हो जाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है,
उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग आएगा, अगला चैप्टर। ठीक है, फिर आपका एस ब्लॉक आएगा, फिर आपका पी ब्लॉक आएगा। पी ब्लॉक में हम लोग यहां पर एनसीईआरटी में सिर्फ 13th और 14th ग्रुप दिया है तो वही पढ़ेंगे, बाकी हम 12th में पढ़ेंगे। फिर आपका जो है वो हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो है वो 8वां एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आएगा। ये सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड होंगे जो हम सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। हाँ या ना, क्लियर सबको? सिंपल है, सारे के सारे चैप्टर्स आपके एक एक बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। अब हमारा पैटर्न क्या होगा? थ्योरी होगी एक, तो थ्योरी के साथ साथ आपको डीपीपी मिलेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज डीपीपी के बाद आपको जो है वो शीट मिलेगी। शीट जो होगी वो ऐसे होगी O1 O2 S1 S2। ठीक है, जेई मेंस के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। आपको जेई एडवांस के पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, O1 का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव, O1 O2 का होगा ऑब्जेक्टिव, S1 इंटीजर टाइप यानी कि सब्जेक्टिव, S2 यानी कि इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव। जेई मेन के पीवाईक्यूज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एडवांस का मतलब होता है जेई एडवांस पीवाईक्यूज यानी जेई एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ या ना? ये आपका चैप्टर कहाँ गया? ये रहे सिलेबस में, देखो आप जो हम पढ़ेंगे लगभग इतने सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके 11th के होंगे। ठीक है ना? हाँ, नहीं आपको ये सब नहीं पढ़नी। हाँ, प्रदीप भाई, मतलब आपके पास है तो कोई बात नहीं, पर आपको नोट्स जितने ज़्यादा पढ़ना है उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे बेटा उतना बेनिफिट होगा। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि नोट्स ही आपको नैया पार लगाएंगे, हमेशा याद रखना। नोट्स जो होते हैं ना, किसी भी टीचर के नोट्स वो बहुत बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। तो आपको अगर टॉप रैंक लानी है तो ध्यान से सुन लो भाई, नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, नोट्स हमेशा। ठीक है, हाँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा तो वो फिजिकल वाले सर बताएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान से देखना इधर कि ये जो चीजें अपन ने करी, इन चीजों के साथ साथ आपको अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। सेल्फ स्टडी का तरीका क्या होगा? सेल्फ स्टडी में सबसे पहले तो आपको कोचिंग रेगुलर क्लास करनी है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमेशा लाइव क्लास करें। जो बच्चा लाइव क्लास रहता है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। कोई भी बच्चा, आप आईआईटी की कसम खा लेना, कोई भी बच्चा रिकॉर्डिंग से नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइव क्लास आने से एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, डिसिप्लिन से फोकस बढ़ता है, फोकस से कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूटी रहती है और आपके मार्क्स बढ़ने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से आपका इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहता है और आपकी रैंक जो आप चाहते हैं वो आती है। लाइव क्लास हमेशा इस बात का सबूत है कि आप टॉप रैंक ला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर लाइव जरूर आए, क्योंकि 11th का बच्चा जब भी होता है वो हमेशा एक ही बात से परेशान है, 12th क्लास का। जब 12th में आप आ जाओगे तो एक ही बात से परेशान होगे, सर मैंने आपकी बात नहीं मानी। और वो बात पता है क्या थी? वो बात यही थी कि सर सर बैकलॉग हो गया सर क्या करें सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर हाउ टू कवर बैकलॉग, कैन आई स्टिल गेट टॉप रैंक इन आईटीज। आपका सबसे बड़ा डाउट यही होगा कि सर 12th में 11th कैसे करें। आज जैसे मैं 12th पढ़ाने गया तो 12th का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसमें कई बच्चे ऐसे परेशान थे जिनका 11th बैकलॉग है। अब आपको जब हम ही पढ़ा रहे हैं, अब समझ रहे मेरी बात, और हम ही बता रहे हैं, तो यार बेटा मतलब रिक्वेस्ट है ना अब आप लोगों से कि कम से कम आप हमारी बात मान लें और हमारी बात मान करके आप बोलो
हमारी बात मान करके आप प्लीज रेगुलर क्लास में रहें ताकि आपका बैकलॉग क्लियर होता रहे, खत्म होता रहे, बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए। क्लियर? क्या क्लास में एक ही बच्चा पढ़ रहा है, ये ध्रुविल, कोई और नहीं है? भाई ध्रुविल, अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो आगे आएगा, इसका मतलब है ना बेटा। नई एनसीईआरटी के बारे में भी हम कुछ बता देंगे, ठीक है। बट आप इतना कमेंट करोगे तो फिर क्या होगा ना, बहुत इरिटेशन सा फील होने लगता है कई बार, है ना ध्रुविल? प्लीज, क्योंकि आपके अलावा और कोई कमेंट ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मुझे लग रहा सब चले गए। आयुष, आपको सारी पढ़ाई जाएगी। हम्म, सारी पढ़ाएंगे हम जी, लाइन बाय लाइन, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस कहेंगे आज पढ़कर आओ तो आप पढ़कर आएंगे। बोलो। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या करना है, बताओ। लाइव क्लास रेगुलर करोगे, उसके बाद होमवर्क। होमवर्क अगर आप देखें तो होमवर्क जरूर करने की आदत डालें। क्या बोला मैंने? हाँ, स्कूल रिकमेंड, मैं स्कूल की तो बात मुझे नहीं पता आपका स्कूल का क्या लेवल है, बट आपको कोचिंग में अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम आपको टॉप रैंक के लिए तैयार कर रहे हैं। बेटा देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, टॉपर कभी भी कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। जो कंसिस्टेंसी से काम करता है, रेगुलर क्लास करता है, हार्डवर्क करता है, वो एक दिन जब 12वीं का रिजल्ट आएगा तो टॉपर बन जाता है। उसको खुद को नहीं पता होता कि वो टॉपर बनेगा। तो हाँ, सिंगेज से भी होमवर्क होगा। तो यहां पर आपको ये फील करनी है कि आपको टॉपर बनना है, तो आप सब कुछ भूल जाना। और कभी भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मत रखना किसी चीज की, सिर्फ एक चीज की क्यूरियोसिटी रखना, वो ये है कि जो सर ने कहा वो करना है चुपचाप। बस, सर की हेडेक है मुझे टॉपर बनाना, तो मेरी हेडेक है जो सर ने पढ़ा दिया उसको अच्छे से याद करके आना। आपकी हेडेक एक ही है, बताओ क्या? सर ने जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़कर आना। दोबारा बोलो। सर ने जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़कर आना। ये आपने अपनी अगर हेडेक पाल ली कि हर क्लास में रेगुलर रहूंगा और सर ने जो पढ़ाया वो ईमानदारी से पढ़कर आऊंगा, तो बस आपकी रैंक आ जाएगी, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, अब ये काम आपको करना है। अगला, लाइव क्लास में आने के बाद जो होमवर्क मिले वो रेगुलर करना है। रेगुलर मतलब होता है कि जैसे आज जो आपको होमवर्क दिया वो आप करें। रेगुलर होमवर्क का मतलब समझते हो? जो आज आपको होमवर्क दिया वो आप रेगुलर आज का आज ही करें। आज का आज ही अगर करते रहेंगे तो आपका फायदा क्या होगा कि आप जो है वो कभी भी बैकलॉग कवर नहीं, बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे। आपका बैकलॉग हमेशा साथ के साथ खत्म होता चला जाएगा, कभी भी क्रिएट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? दूसरी बात, आप जो है वो एक्स्ट्रा कुछ करने से पहले आप अपने करंट को करें। आप हमेशा क्या करेंगे? करंट। क्या करें? करंट। हाँ या ना? करंट टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। अगर मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई और कोई बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया पुराना, तो उसको कवर करने की बजाय जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो। टाइम टेबल बनाने के लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो टाइम टेबल होगा आपका, वो टाइम टेबल आप जो है वो दो तरह से बनाएं। पहला, अपना नेचर देखें। आप इवनिंग में ज्यादा पसंद करते हैं अपने आप को पढ़ना, नाइट में ज्यादा पढ़ते हैं? इवनिंग मतलब नाइट ही है एक तरह से। तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से प्राणी हैं। समझ रहे बात को? आप अपनी नेचर को डिसाइड करो आप, क्योंकि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको, ठीक है, अपनी, जल्दी बताओ, नेचर के अकॉर्डिंग काम करने की आदत डालनी है। और आपकी जो नेचर है कि अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हो तो जल्दी उठो 5 बजे और पढ़ने बैठ जाओ। इवनिंग में लेट नाइट पढ़ते हो तो लगभग आपको 1:30 से 2 तक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लगभग आप अपने पूरे टाइम को 6 घंटे में डिवाइड कर लें जो खाली है। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। इसमें सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो नोट्स, फिर आपका जो होमवर्क दिया जाए वो। एक्स्ट्रा बुक कभी भी नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा थ्योरी कभी नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स किसी और इंस्टीट्यूट के इधर उधर के कभी नहीं पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम है तो ही करना, बाद में पहले नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कब वेस्ट हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगली, होमवर्क करते समय अपने जो मोबाइल है, लैपटॉप है, या आपका और भी कोई चीज है, ठीक है, उसको स्विच ऑफ कर दें।
ये बंद करके ही होमवर्क स्टार्ट करें। अगर ऐसा करोगे तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपने फोन ऑन करके स्टडी करी तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप क्या पढ़ने के लिए तो करोगे, लेकिन प्रॉब्लम आपकी होगी डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आप फेसबुक चला लोगे, इंस्टा चला लोगे, आप अपना व्हाट्सअप चालू कर लोगे, टेलीग्राम चालू कर लोगे, या आप जो गूगल पे सर्च करके इंटरनेट पे पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए बता दिया ना आशाफ, है ना, आशफ एनसीईआरटी सब कुछ करा देंगे। ठीक है, क्लियर है या ना? तो मोबाइल स्विच ऑफ आपको हमेशा ही रखना है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? मोबाइल आपको हमेशा स्विच ऑफ रख के ही पढ़ना है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा आज की तारीख में एक ही आपका, वो है मोबाइल। अगर आप इस मोबाइल से दूर रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो बच्चा 11th क्लास में मस्ती मजाक फालतू के कमेंट्स इधर उधर टाइम पास करेगा, 2 महीने बाद उसे समझ में आएगा कितनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को उसने मिस कर दिया। आज हो सकता है आपको लगे कि क्या पढ़ाया, क्योंकि हम तो बेसिक से पढ़ाएंगे, हम अपना नेचर थोड़ी चेंज कर लेंगे तुम्हारे लिए। 11th के बच्चे के अंदर ये पेशेंस नहीं होता, वो सोचता आज ही एकदम बिल्कुल ऐसा पढ़ा दो कि मैं कल जाके जेई में बैठ जाऊं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ऐसे नहीं होता है। यही तो समझना है आपको, यही तो पेशेंस डेवलप करना है आपको। हाँ, अब आज का जो लेक्चर था वो फिक्स है कि ये डीपीपी करानी, तो यही होगी, चाहे तुम कितना भी कलेक्टर हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, चाहे तुम कितने भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपको सबको इंटेलिजेंट बनाना है। तो हमें नहीं पता कि आपका लेवल क्या है, इसलिए हमें वो लेवल बनाना है कि भैया ये डीपीपी याद होनी चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है बताओ? ये लर्न करके आनी है। एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए, कल आते ही पूछूंगा मैं आपको। जी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अब आपने अगर मेरी बात मानी तभी तो टॉप रैंक आएगी। अगर कोई बच्चा सोचे उनने की यार ये तो क्या पढ़ा रहा है, ये ही इज कैपेबल टू टीच मी, क्या ये मुझे पढ़ा सकता है, क्या इसके पढ़ने से मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ये एनालिसिस करते रहोगे तो 2 महीने बाद समझ में आएगा कि यार यही टीचर था जिससे आ सकती थी, और मैंने इसी को जज करने में टाइम खर्च कर दिया और मैंने इसकी बात ही नहीं सुनी। ये जब पढ़ा रहा था तो मैं कहीं और जा रहा था, अब ये लेवल बढ़ गया, अब मैं उसे मैच ही नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये जज मत करो कि टीचर कैपेबल है कि नहीं है, टीचर पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, टीचर को आता है कि नहीं आता। अरे टीचर को तो आता है, तभी तो 22 साल से पढ़ा रहा है, इतने सारे ट्रस्ट लिख दिए, इतने सारे रैंक्स लिख दी। ये जज करने में टाइम वेस्ट करोगे तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। 12th क्लास में जब आओगे तब पता चलेगा, तब एक ही बोलोगे, सर सर मिस्टेक हो गई सर, प्लीज सर आप बताओ सर, जो आप कहोगे सर वो करूंगा सर, पक्का प्रॉमिस सर, कसम से माँ कसम सर, जो कहोगे वो कर दूंगा सर, बिल्कुल सर आप बोलो सर, मैं जैसा कहोगे वैसा कर दूंगा, मेरे को बस अच्छी रैंक लानी है सर, गलती हो गई सर, बिल्कुल सर पक्का सर गलती। ये सब नहीं सुनना मुझे अगले साल, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस साल पक्के डेडिकेशन के साथ जो जो बताए, ये सब देखो मेहनत है। आप जिम में जाते हो, जिम में जाती है आपको लगता ही नहीं, लगता बस 6 पैक है अब तो मेरी आनी है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। ज्वाइन कर लिया ना जिम, फोड़ के रख देंगे साला अब तो। ऐसे पहले दिन तो ऐसा एटीट्यूड होता है एकदम बिंदास, सबसे बड़ा वाला डंबल ढूंढते कहाँ है, ये हल्का वाला लगाऊंगा क्या मैं, और बेचारा जिम ट्रेनर कहता मत लगा इसको, रुक जा। तो हम उसकी नहीं सुनते, हम लगाने लग जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, और अगले दिन घर जाके बोलते हैं डोले सूझ गए, हिला डुला नहीं जा रहा, खाना कैसे खाऊं, अकड़ गया हाथ ही, बगल वाले से कह रहे भाई तू मेरे को खिला मैं तेरे को खिलाता हूं। तो भाई जिम ट्रेनर इसलिए बोल रहा था उस समय कि मत लगा, कि उसे पता है कि तू नहीं लगा सकता, अभी निपट जाएगा ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो वो बहुत धीरे धीरे कहता है आपसे। पहले दिन जब वो पहले दिन ट्रेनिंग करा के कहता है ना हो गई ट्रेनिंग, तो हमें लगता है खत्म, ऐसे कैसे 6 पैक आ पाएगी मेरी, ये तो जल्दी छोड़ दिया इसने, इतना सा कराया, इतने से सेट कराए। लेकिन जब तीसरे चौथे दिन जाते हो तब अपन उसको क्या बोलने लगते हैं, भैया बस करो ना प्लीज, भैया जाने दो ना, भैया अब नहीं हो रहा। तब वो कहता है नहीं 2 और लगाओ। तो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका लेवल, तब जाके जब आप उसे डाइजेस्ट करने लायक बनोगे। ठीक है, आज आपकी क्लास इतनी थी, ओरिएंटेशन क्लास, क्योंकि अब आपके अमन भैया का सेशन है, तो आज आपके लिए क्लास इसीलिए 1 घंटे की ओरिएंटेशन थी। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। क्या बोला जल्दी बताओ, व्हाट इज केमिस्ट्री, वहां से स्टार्ट करेंगे। और मैंने जितना समझाया प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से करना यार। आप 11th में आए हो, बहुत मेहनती हो, आप सही तरह से पढ़ना चाहते हो, लेकिन प्लीज गलत डायरेक्शन गलत गाइडेंस से या किसी और चीज के चक्कर में अपना नुकसान मत करना। हम सब करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारी टैग लाइन है कि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। ये प्रॉमिस है कि आएगी रैंक।
ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।